आज की हमारी इस गहरी चर्चा का स्रोत है G.L. फुएंटेस की बहुत ही मशहूर कहानी ए लेटर टू गॉड। और ये कक्षा 10 के अंग्रेजी पाठ्यक्रम का एक बेहद दिलचस्प हिस्सा भी है। सही कहा। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इस कहानी को दोहराना नहीं है, हम उस मनोविज्ञान को समझना चाहते हैं जहां इंसान का अटूट विश्वास और इंसानी परोपकार एकदम आमने सामने आ जाते हैं। और एक बहुत ही अप्रत्याशित और कह सकते हैं कि विडंबनापूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है। क्योंकि अगर हम इस स्रोत के मूल में जाएं, तो ये कहानी सिर्फ एक किसान और उसकी बर्बाद हुई फसल के बारे में नहीं है। तो फिर ये किस बारे में है? ये असल में इंसानी मनोविज्ञान, विश्वास की उस अथाह गहराई और हमारे दृष्टिकोण के अंतर का एक बहुत ही शानदार अध्ययन है। दृष्टिकोण का अंतर। हाँ, कैसे अंधी आस्था इंसान को एक तरफ तो टूटने से बचाती है, लेकिन दूसरी तरफ उसे असलियत से पूरी तरह काट भी देती है। तो चलिए इस पूरी स्थिति को एकदम शुरू से डिकोड करते हैं। कहानी की शुरुआत में माहौल बहुत ही शांत और उम्मीद से भरा हुआ है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार पूरी घाटी में एक निचली पहाड़ी की चोटी पर एक अकेला घर है। वहां से नीचे बहती नदी और पके हुए मकई के खेत एकदम साफ दिखाई देते हैं। और उन खेतों में फूल लगे हुए हैं। हाँ, फूल लगे हैं जो इस बात का वादा कर रहे हैं कि इस बार फसल बहुत अच्छी होने वाली है। बस एक ही चीज की जरूरत है, एक अच्छी बारिश, या कम से कम एक छोटी सी बौछारी मिल जाए। और हमारा जो मुख्य किरदार है ना, लिंचो, हाँ, वो एक ऐसा किसान है जो अपने खेतों की रग-रग से वाकिफ है। वो सुबह से ही बस उत्तर पूर्व के आसमान की तरफ देख रहा है। क्योंकि वो आसमान देखकर मौसम का अंदाजा लगा सकता है। बिल्कुल। और वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें सच में कुछ पानी मिलने वाला है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक किसान का प्रकृति के साथ जो रिश्ता होता है ना, वो किसी आम इंसान जैसा नहीं होता। मतलब वो रिश्ता पूरी तरह से निर्भरता का होता है। लेंचो का वो आसमान की तरफ लगातार देखना सिर्फ मौसम का अपडेट लेना नहीं है, वो अपनी आजीविका को, अपने परिवार के भविष्य को उस आसमान में तलाश रहा है। क्या बात है। और फिर वही होता है जिसकी लेंचो को उम्मीद थी। बारिश शुरू हो जाती है। हाँ, हवा एकदम ताजी और मीठी हो जाती है। लेंचो इतना खुश होता है कि वो बस बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। वो एक बहुत ही खुशी का पल है उसके लिए। बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ स्रोत में एक बहुत ही कमाल की उपमा दी गई है। जब वो बाहर से वापस आता है तो वो इन बूंदों को सिर्फ पानी नहीं कहता। वो उन्हें सिक्के कहता है। बिल्कुल। वो कहता है कि ये आसमान से गिरने वाले नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदे 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदे 5 सेंट की हैं। ये जो सिक्कों वाली उपमा है ना, ये बहुत गहरी है। वो कैसे? क्योंकि एक किसान के लिए खेत में गिरने वाली बारिश की हर एक बूंद सीधे तौर पर उसकी आर्थिक समृद्धि और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ी होती है। हाँ, मतलब बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो पैसे आएंगे। उसने बारिश को अमृत या जीवनदायी पानी कहने के बजाय सीधा अर्थशास्त्र से जोड़ दिया। प्रकृति उसके लिए एक तरह की आर्थिक प्रणाली की तरह काम कर रही है। लेकिन प्रकृति का ये जो बैंक है ना, ये बहुत जल्दी धोखा भी दे देता है। दुर्भाग्य से। हाँ, वो बारिश जो अभी कुछ पल पहले सिक्कों जैसी लग रही थी, अचानक एक भयानक रूप ले लेती है। तेज हवा चलने लगती है और बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। और यहीं से कहानी का सुर एकदम बदल जाता है। एकदम से। स्रोत में लिखा है कि बच्चे इन ओलों को जमे हुए मोती समझकर उन्हें इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ पड़ते हैं। बच्चों के लिए तो वो एक खेल है। हाँ, लेकिन लेंचो अंदर तक हिल जाता है। वो परेशान हो जाता है। वो बस यही उम्मीद करता है कि ये तूफान जल्दी गुजर जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं होता। पूरे 1 घंटे तक ओले बरसते हैं और इसके बाद जो नजारा होता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। खेत पूरी तरह से सफेद हो जाता है। स्रोत के शब्दों में कहूं तो जैसे नमक से ढका हो। नमक से ढका होना, ये तुलना अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। हाँ, मतलब आमतौर पर बर्फ या ओलों को हम चांदी या रुई से जोड़ते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ लेखक ने नमक शब्द का इस्तेमाल किया है। नमक जमीन को बंजर बना देता है। ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, जब लेंचो अपने खेत को नमक की तरह सफेद देखता है तो वो सिर्फ ओले नहीं देख रहा है, वो अपने खेत का बंजरपन देख रहा है। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा, मकई पूरी तरह नष्ट हो गई है। उसकी साल भर की मेहनत बस 1 घंटे में खत्म हो गई। और उस निराशा के बीच लेंचो का दर्द छलक कर बाहर आता है। वो अपने बेटों से कहता है कि टिड्डियों का दल भी इससे ज्यादा छोड़ जाता। इस साल हमारे पास कोई मकई नहीं होगी। ये टिड्डियों के दल वाली बात बहुत चुभने वाली है। मतलब एक भयंकर प्राकृतिक आपदा जो सब कुछ चट कर जाती है, वो भी शायद ओलों से बेहतर थी। क्योंकि वो कुछ तो पीछे छोड़ ही जाती। लेकिन इन ओलों ने तो उन्हें पूरी तरह से खाली कर दिया। ये वो पल है जहां इंसान की बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है। जब सारे भौतिक साधन खत्म हो जाते हैं, तब इंसान के पास क्या बचता है? क्या बचता है? एक आखिरी उम्मीद, भगवान से मदद। उसका मानना है कि कोई भूख से नहीं मरता,
ये मनोविज्ञान बहुत दिलचस्प है। मतलब सब कुछ खत्म होने के बाद भी वो ये मान रहा है कि कोई तो है जो उन्हें भूखा नहीं मरने देगा। यही तो अटूट विश्वास की ताकत है। लेंचो को बचपन से यही बताया गया था कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि इंसान के अंतर्मन को भी। इंसान के अंतर्मन को? हाँ, जिसे हम कॉन्शियंस कहते हैं। तो उसके लिए भगवान कोई अमूर्त या दूर बैठी शक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसा रखवाला है जिससे वो सीधे मदद मांग सकता है। और वो मदद मांगता भी है। वो सिर्फ सोचता नहीं रहता, वो एक बहुत ही व्यावहारिक कदम उठाता है। वो खत लिखता है। हाँ, कहानी में उसे बैलों की तरह काम करने वाला इंसान बताया गया है, जो जानवरों की तरह खेतों में खटता है। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद वो साक्षर है, वो लिखना जानता है। अगले रविवार की सुबह वो एक पत्र लिखने बैठता है और लिफाफे पर पता क्या लिखता है? पता है? भगवान को। टू गॉड। और पत्र की सामग्री तो और भी कमाल की है। उसने कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं की होगी। बिल्कुल नहीं, वो सीधा मुद्दे पर आता है। वो भगवान से 100 पैसों की मांग करता है। एक बहुत ही सटीक मांग। हाँ, ताकि वो फिर से खेत बो सके और अगली फसल आने तक अपने परिवार का पेट पाल सके। और फिर वो खुद शहर जाकर इस पत्र को मेल बॉक्स में डाल देता है। ये जो 100 पैसों का सटीक आंकड़ा है ना, ये दिखाता है कि लेंचो भगवान को एक चमत्कार करने वाले जादूगर की तरह नहीं देख रहा है। तो किस तरह देख रहा है? एक बैंक मैनेजर या कह लीजिए एक इंश्योरेंस एजेंट की तरह। उसका नुकसान हुआ है और उसे लगता है कि भगवान उस नुकसान की भरपाई करने के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं। ये तो गजब का विश्वास है। अब सोचिए, जब वो पत्र डाकघर पहुंचता है तो वहां क्या सीन होता होगा? मुझे तो उस डाकिये के चेहरे की कल्पना करके ही हंसी आ रही है। हाँ, एक डाकिया उस पत्र को निकालता है, पता पढ़ता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वो भागता हुआ अपने बॉस के पास जाता है, जो कि पोस्टमास्टर है। हाँ, पोस्टमास्टर। अपने पूरे करियर में उस डाकिये ने कभी भगवान का पता नहीं देखा था। और पोस्टमास्टर का किरदार यहाँ बहुत अहम हो जाता है। स्रोत में उसे एक मोटा और मिलनसार व्यक्ति बताया गया है। वो भी पहले तो इस पते को देखकर हंसता है, लेकिन फिर अचानक वो एकदम गंभीर हो जाता है। और यही उसका गंभीर होना कहानी का टर्निंग पॉइंट है। वो अपनी डेस्क पर पत्र थपथपाते हुए कहता है, क्या विश्वास है, काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता है। वो उस पत्र में छिपी हताशा और उस अटूट विश्वास को एक ही पल में समझ जाता है और तय करता है कि वो उस किसान का भगवान से ये विश्वास टूटने नहीं देगा। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। क्या? उस पत्र का जवाब देने के लिए सिर्फ अच्छी भावना, स्याही और कागज काफी नहीं थे। अरे हाँ, लेंचो ने तो पैसे मांगे थे, 100 पेसोस। और यहीं आकर अक्सर अच्छे इरादे दम तोड़ देते हैं। किसी की मदद करने के बारे में सोचना आसान है, लेकिन जब अपनी जेब से पैसे निकालने की बात आती है ना, तो बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन पोस्टमास्टर पीछे नहीं हटता। यही चीज इस इंसान को असल में हीरो बनाती है। वो अपने कर्मचारियों से पैसे मांगता है, अपने खुद के वेतन का एक हिस्सा देता है और अपने दोस्तों से भी इस पुण्य के काम के लिए पैसे देने को कहता है। एक ऐसे इंसान की आस्था बचाने के लिए जिसे वो जानता तक नहीं है। ये सच में परोपकार की एक बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद वो पूरे 100 पैसों इकट्ठा नहीं कर पाते। हाँ, वो लोग कुल 70 पैसों ही जमा कर पाते हैं, जो कि उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम रही होगी। बिल्कुल। पोस्टमास्टर वो 70 पैसों एक लिफाफे में डालता है और हस्ताक्षर के तौर पर सिर्फ एक शब्द लिखता है, गॉड। गॉड। उसने अपनी पहचान छिपा ली ताकि लेंचो का भगवान पर से विश्वास न डगमगाए। और अब हम कहानी के उस अंतिम दृश्य पर पहुंचते हैं जहां सबसे बड़ी विडंबना हमारा इंतजार कर रही है। अगले रविवार लेंचो सामान्य समय से थोड़ा जल्दी डाकघर पहुंच जाता है। उसे इतना यकीन था कि जवाब आएगा ही। डाकिया खुद उसे वो पत्र देता है, जबकि पोस्टमास्टर अपने कार्यालय से एक नेक काम करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि के साथ ये सब कुछ देख रहा होता है। पोस्टमास्टर को लग रहा होगा कि लेंचो खुशी से रो पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेंचो को पैसे देखकर रत्ती भर भी आश्चर्य नहीं होता। यही तो अंधविश्वास की चरम सीमा है। मतलब उसका विश्वास इतना पक्का था, लेकिन जैसे ही वो पैसे गिनता है, वो खुश होने के बजाय गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि भगवान गलती कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर 100 मांगे थे तो 100 ही आने चाहिए थे। वो तुरंत खिड़की पर जाता है, कागज स्याही मांगता है और दूसरा पत्र लिखना शुरू कर देता है। और स्रोत में एक बहुत ही सटीक विवरण है यहाँ पर। हाँ, वो रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ वाला। बिल्कुल। लिखते समय उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, जो उसके अंदर के गुस्से को दिखाता है। और पत्र पूरा करने के बाद वो मुक्के के प्रहार से उस पर टिकट चिपकाता है और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। वो मुक्के का प्रहार असल में उसका गुस्सा था। अब जरा उस पत्र के कंटेंट पर आते हैं। ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा झकझोर देता है। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। उसने लिखा था, भगवान, मैंने जो पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मुझ तक पहुंचे हैं। मुझे बाकी पैसे भेज दें। लेकिन मुझे मेल के जरिए मत भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का एक झुंड है। बदमाशों का झुंड? सोचिए,
जिन लोगों ने अपनी जेब काटकर उसकी मदद की, उसी लेंचो ने उन्हें चोर मान लिया। उससे लगा कि भगवान ने तो पूरे 100 पैसों ही भेजे होंगे, ये बीच में डाकघर वालों ने ही 30 पैसों रख लिए। ये कितनी बड़ी विडंबना है ना। बहुत बड़ी। और यही इस स्रोत से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख है कि जब इंसान का किसी एक अमूर्त शक्ति पर यानी भगवान पर इतना अंधा विश्वास हो जाता है, तो वो अपने आसपास मौजूद वास्तविक मानवीय अच्छाई को देखने में पूरी तरह से असमर्थ हो सकता है। वो उन इंसानी फरिश्तों को नहीं पहचान पाता जो असल में उसकी मदद कर रहे हैं। लेंचो ने इंसानियत को उस पूरे समीकरण से ही बाहर कर दिया था। ये कहानी सच में हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। और इस चर्चा को सुनने वालों के लिए यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या कभी-कभी हमारा किसी एक विचार या शक्ति पर अत्यधिक और अंधा विश्वास हमें उस मदद और अच्छाई को पहचानने से रोक देता है जो ठीक हमारे सामने खड़ी होती है? एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। क्या पूर्ण विश्वास एक ताकत है या फिर एक ऐसा पर्दा जो हमें दुनिया की असली सच्चाई देखने से रोकता है? इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि सोचने और समझने की ये प्रक्रिया हमेशा जारी रहनी चाहिए। बिल्कुल जारी रहनी चाहिए।